हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के बारे में। इसके पहले हमने केमिस्ट्री का एक और टॉपिक मैटर एंड इट्स स्टेट यानी पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में एक क्लास में, वो मुश्किल से 20 से 22 मिनट की क्लास है, उसमें हम पढ़ चुके हैं। ये हम यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल कवरेज कर रहे हैं। फिजिक्स की एक अलग आपकी प्लेलिस्ट बनी है और केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनी है। फिजिक्स के प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट 6 to 12, आप ये ध्यान रखिएगा, 6वीं से लेकर आपकी 12वीं तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की क्लासेस डाली जा रही हैं। सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक की क्लासेस आपकी डली हैं। उसके अलावा अब हम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जहाँ पे हम सारी केमिस्ट्री की क्लासेस एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उसको वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे आपकी साइंस पूछी जाती है, खासकर किसी भी टेट एग्जाम के लिए। टेट एग्जाम में भी अभी जो होने वाला है आपका एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा होने वाली है ना जुलाई में, उसके लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि अगर टीचिंग एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ पे आपके एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। और खासकर अगर हम 6वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तब तो सारी चीज़ें इसी से आनी है। तो आपका कोई भी टेट एग्जाम हो, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, आपका जो भी रेलवे का एग्जाम है, चाहे व्यापम का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हर एक एग्जाम में ना आपकी एनसीईआरटी से ही साइंस पूछी जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के बारे में। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं, यानी जिनके कारण भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है, जैसे कि ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और ऊर्जा। इनके बदौलत टेम्परेचर, ताप, दाब तथा ऊर्जा आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव्य की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, जो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन होती है वो 6 रूपों में होती है, 6 प्रक्रिया के द्वारा होती है। और ये किसके कारण होती है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, कौन से बाह्य फैक्टर है जिनके प्रभाव से ये द्रव्य की मैटर की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, दूसरा दाब है और तीसरा क्या है, ऊर्जा। पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं, फिर डायग्राम में हम एक बार प्रॉपर समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके उसका कॉन्टेंट को पढ़ेंगे। देखिए, आप यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो इधर ऊपर डायरेक्शन में है, ये सर्वोच्च ऊर्जा स्तर को बताता है, और नीचे ये किसको बताता है, निम्न ऊर्जा स्तर को बताता है। किसको बताता है, निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, ऊपर क्या है, सर्वोच्च ऊर्जा स्तर यानी उच्च ऊर्जा स्तर, और नीचे ये निम्न ऊर्जा स्तर को बताता है। देखिए, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, गलन। जब किसी चीज़ में मेल्टिंग होती है, गलन होती है, तो ठोस पदार्थ किस में परिवर्तन हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था से गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन कहलाती है। ठोस से द्रव्य में बदला, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर गलन बोलते हैं। और जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था से, तो उसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब गैसीय अवस्था से, वैसे तो देखिए 3 ही अवस्थाएं होती हैं, अगर मेनली देखा जाए तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। पर अभी 2 अवस्थाएं और वैज्ञानिकों द्वारा खोज की दी गई हैं। कौन सी, एक है प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट के अलावा एक क्या हो जाती है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। पर यहाँ पे हम 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गैसीय अवस्था में बाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ गैसीय अवस्था में तो बदल गया, लेकिन गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में कैसे बदलेगा। तो जब हम प्लाज्मा स्टेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो पदार्थ है उसके आयनाइज्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अगर उसमें आयंस आ गए हैं, आयंस में मतलब क्या समझते हैं, धन आयन और माइनस आयन, ऋण आयन, है ना। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, धन आयन और ऋण आयन अगर आ जाते हैं किसी पदार्थ में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वो पदार्थ किस स्टेट में आ गया है, प्लाज्मा अवस्था में आ गया है, प्लाज्मा स्टेट में आ गया है। तो जब भी गैसियस पदार्थ जो होते हैं वो आयनीकरण हो जाता है, आयनीकृत जब हो जाएंगे, आयनाइज्ड जब हो जाएंगे, तो किस में आ जाएंगे, प्लाज्मा स्टेट में आ जाएंगे। ये हमने एक डायरेक्शन पढ़ लिया, एक डायरेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया कि सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में जाना है तो कौन सी प्रोसेस होगी, वो होगी मेल्टिंग। क्या होगी, मेल्टिंग। और लिक्विड स्टेट से अगर गैसियस स्टेट में कोई पदार्थ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन।
क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन बोले जाएंगे, वाष्पीकरण उसको बोला जाएगा। अब गैसियस स्टेट से कोई पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में आता है तो वो कैसा होगा? आयोनाइज्ड होगा। क्या होगा? आयोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा स्टेट में बदल जाएगा। ये हमने एक डायरेक्शन कंप्लीट किया। अब प्लाज्मा स्टेट से आखिर ठोस अवस्था में भी तो आएगा, सॉलिड स्टेट में भी तो आएगा। तो अब इस डायरेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। जब भी कोई पदार्थ विआयनीकृत होगा यानी डी आयोनाइज्ड होगा, तो डी आयोनाइज्ड होके वो किस में बदलेगा? गैसियस स्टेट में। यानी प्लाज्मा अवस्था में कोई पदार्थ था, किस अवस्था में था? प्लाज्मा अवस्था में। तो प्लाज्मा अवस्था से अगर उसको गैसीय अवस्था में बदलना है तो क्या होगा? उस प्रोसेस को बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। क्या बोला जाएगा? डी आयोनाइजेशन या विआयनीकरण उसको बोला जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में बदलेगा तो वहाँ पे एनर्जी इनपुट होगी यानी ऊर्जा का निवेश होगा। और लेकिन जब प्लाज्मा अवस्था से गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ बदलेगा तो उस कंडीशन में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, एनर्जी आउट होती है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैसीय अवस्था से प्लाज्मा में बदलेगा तो एनर्जी इनपुट होगी, और प्लाज्मा अवस्था से अगर गैसीय अवस्था में बदलेगा तो उस टाइम पे क्या होगी? एनर्जी आउट होगी, ठीक। अब गैसीय अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन या फिर संघनन बोला जाता है, ठीक। जब भी कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संघनन। और द्रव अवस्था से जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग या हिमीकरण बोला जाएगा। यानी अब हमने इसका दूसरा डायरेक्शन भी पढ़ लिया। देखिए, अभी हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट से जब वो किसी स्टेट में गया? प्लाज्मा स्टेट्स में। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा स्टेट से जब वो कहाँ पे आया? सॉलिड स्टेट में। तो जब प्लाज्मा अवस्था से वो किस में आया? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो जब गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में क्या गया था तब क्या हुआ था? आयनाइजेशन हुआ था, आयनीकरण हुआ था। तो जब प्लाज्मा अवस्था से गैसीय अवस्था में आएगा तब क्या होगा? विआयनीकरण होगा। क्या होगा? विआयनीकरण होगा, ठीक है। फिर जब गैसीय अवस्था से कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में आएगा तब क्या होगा? संघनन होगा। क्या होगा? संघनन। क्या होगा? संघनन होगा। और जब लिक्विड स्टेट से कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में आएगा यानी ठोस अवस्था में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, सॉलिड से अगर लिक्विड में गया तो मेल्टिंग, जिसको गलन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में गया तो वेपोराइजेशन, और गैस से प्लाज्मा में गया तो उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन या फिर आयनीकरण। अब प्लाज्मा से गैस में आया तो इसको क्या बोलेंगे? विआयनीकरण। आयनीकरण का क्या हो जाएगा? उल्टा। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में गया तो इसको बोलेंगे संघनन, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में गया तो इसको क्या बोलेंगे? हिमीकरण या फ्रीजिंग बोलेंगे। अब दो चीज़ें आपको और पढ़नी है। अगर गैस से डायरेक्ट किस में आ गया? ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था से अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस अवस्था में आया तो इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन या फिर निक्षेपण बोला जाएगा। क्या? डिपोजिशन या फिर निक्षेपण बोला जाएगा। और अगर ठोस अवस्था से डायरेक्ट किसी अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपतन या फिर सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है। गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में डायरेक्ट आया तो इसको निक्षेपण बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। और अगर ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में गया है तो इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपतन बोला जाएगा। अब हम एक एक प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या है? गलन या फिर मेल्टिंग। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई पदार्थ जो ठोस है वो जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। कुल मिला के सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई पदार्थ अगर परिवर्तित हो रहा तो क्या कहलाती है? मेल्टिंग कहलाता है। और जिस ताप पे वह परिवर्तित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अगली प्रोसेस क्या है? अगली प्रोसेस है बाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, यानी लिक्विड स्टेट से अगर कोई पदार्थ किस में चेंज हो रहा? गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में परिवर्तित होने को वेपोराइजेशन, और जिस ताप पे बदलता है या उबलता है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तीसरा क्या है? संघनन। संघनन क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से किस में परिवर्तित होता है?
द्रव अवस्था में। जब भी कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से किस में द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोला जाता है। यह बाष्पीकरण के विपरीत होती है। ये वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। यानी किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने को क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ये बाष्पीकरण की क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगली प्रक्रिया क्या होगी, हिमीकरण अथवा जमना। अब बताइए फ्रीजिंग क्या होता है। तो जब भी कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाटर है, वाटर जब भी आइस में परिवर्तित होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग बोला जाता है। यह गलन के विपरीत होती है। गलन में क्या होता है, गलन में सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और यहाँ पे लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसलिए गलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन अथवा ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल लावा का ठंडा होकर ठोस चट्टानों के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, हिमीकरण या फिर सॉलिडिफिकेशन कहलाता है या फ्रीजिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या हो गया, हिमीकरण। हालांकि अभी हम डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट एक बार रीड कर रहे हैं। आपको भी थ्योरेटिकल भाषा पता होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल भाषा में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा में पूछे जाते हैं। अब ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन क्या होता है, तो जब भी कोई पदार्थ है ये द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, इसमें द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी ड्राई आइस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ये क्या होती है, ये लिक्विड स्टेट में आए बिना कहाँ हो जाती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कपूर का जलना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये सारे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के उदाहरण होते हैं। अगली प्रक्रिया क्या हो जाएगी, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होती है, जब भी कोई पदार्थ गैस से डायरेक्ट किस में बदल जाए, सॉलिड में। अभी हमने पढ़ा सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस से। अब गैस में से अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन या फिर निक्षेपण बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शीत ऋतु में जलवाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना किसका उदाहरण है, निक्षेपण का प्रमुख उदाहरण है। तो सारी प्रक्रियाएं आपने एक एक करके पहले डायग्राम के माध्यम से समझी अपने भाषा में, उसके बाद से हमने एक एक प्रक्रिया थ्योरेटिकल भाषा में एनसीईआरटी के भाषा में समझी है। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। अब द्रव्य का जो रासायनिक संगठन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इसके आधार पे इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है। इसको भी हम एक वेन डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लर दिखेगा पर मैं सारी चीज़ें लिखती जाऊँगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए कोई द्रव्य है, पदार्थ है, ये क्या है, द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती जा रही, कोई पदार्थ है दो भागों में विभाजित होता है। पहला क्या होता है, कोई द्रव्य है दो भागों में विभाजित होता है। पहला है सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर या फिर मिश्रण, या फिर इसको आप शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ किसमें बदल जाता है, शुद्ध पदार्थ में, और एक क्या हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ। दो भागों में एक पदार्थ या द्रव्य विभाजित हो जाता है। अब जो सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, वो वापस दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में कौन कौन सा, एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। दो भागों में आपका शुद्ध पदार्थ या फिर सब्सटेंस क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए एक द्रव्य था, मैटर दो भागों में बटा, सब्सटेंस, मिक्सचर यानी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बटा। फिर उसके बाद जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, ये दो भागों में बटा, एक है तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं और दूसरा है यौगिक जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक, अब इसके अलावा देखिएगा तत्व भी तीन भागों में बटता है। जो एलिमेंट होता है, तत्व तीन भागों में विभाजित होता है। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलाइट। यानी एक होती है धातु, दूसरी होती है अधातु और तीसरा क्या होता है, उपधातु। उपधातु तीन भागों में क्या बटा, आपका तत्व बटा। उसके बाद यौगिक भी तो है, सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ दो भागों में बटा था ना, एक तत्व है और दूसरा यौगिक। अब यौगिक भी दो भागों में बटता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप सुनते चलिएगा, हालांकि यहाँ पे मैं लिखते भी चल रही। अब यौगिक कितने भागों में बटा, दो भागों में बटा, एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ठीक,
ये हमारा शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण हो गया, यानी सब्सटेंस का वर्गीकरण हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जो अशुद्ध पदार्थ यानी मिक्सचर था, मिक्सचर का वर्गीकरण, मिश्रण का वर्गीकरण। अब जो मिक्सचर है ये दो भागों में बंटता है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। जो आपका मिश्रण है दो भागों में बटा होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण है इसके अंदर क्या आता है, विलयन आता है, इसके अंदर क्या आता है, सॉल्यूशन या फिर विलयन आता है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है निलंबन सस्पेंशन और दूसरा क्या आता है, कोलॉइड आ जाता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण दो भागों में बटा, पहला कोलॉइड और दूसरा क्या है, सस्पेंशन। अब जो कोलॉइड है ये भी चार भागों में बटा होता है, एक होता है फोम, दूसरा होता है पायस या फिर इमल्सन, तीसरा होता है शोल और चौथा होता है क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, जो कोलॉइड है ये चार भागों में बटा होता है, फोम, पायस, सोल और क्या है, हाइड्रोकोलाइड। और जो आपका विलयन है, विलयन भी तीन भागों में बटा होता है, एक होता है ठोस विलयन, एक क्या होता है, ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है गैस विलयन। तीन भागों में विलयन भी आपका बटा होता है। ठीक, इसको कहिए तो एक बार मैं पूरा आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका जो द्रव्य है, एक हाँ द्रव्य है, द्रव्य दो भागों में बटा, पहला क्या है, पदार्थ जिसको बोलेंगे सब्सटेंस, और दूसरा क्या है, मिश्रण। क्या है, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण दो भागों में बटा। अब जो पदार्थ है ये भी दो भागों में बटेगा। ठीक है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक। अब यौगिक भी दो भागों में बटेगा, एक है कार्बनिक, एक क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। दूसरा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, और जो तत्व है ये तीन भागों में बटा होता है, पहला है धातु और दूसरा है अधातु, अधातु, और तीसरा क्या हो जाएगी, उपधातु। क्या हो जाएगा, उपधातु। अब आ जाते हैं हम मिश्रण वाले पार्ट में। मिश्रण भी दो भागों में बटा होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब जो समांगी मिश्रण होता है इसमें सिर्फ एक चीज़ आती है जो है कि विलयन, और जो विषमांगी मिश्रण है इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला हो जाता है कोलाइड, पहला क्या हो जाता है, कोलाइड, और दूसरा हो जाता है निलंबन। दूसरा क्या है, निलंबन। अब जो कोलाइड होता है यह भी चार भागों में बटा होता है, पहला होता है फॉर्म, क्या है, फॉर्म, दूसरा है पायस और तीसरा है सोल, सोल, और चौथा क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, और जो विलयन होता है ना, विलयन भी तीन भागों में बटा होता है, एक होता है ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है कौन सा, गैसीय विलयन। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण होता है। इसके बारे में हम कल डिटेल में एक एक चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम पदार्थ से पहले स्टार्ट करेंगे, पदार्थ, फिर पदार्थ के भाग, जैसे तत्व है, तत्व के अंदर धातु, अधातु, यौगिक, यौगिक में फिर हम कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ेंगे, तब हम जाके मिश्रण पढ़ेंगे, फिर मिश्रण में हम समांगी वाला पार्ट पहले पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे विषमांगी वाला पार्ट। ऐसे मैटर एंड इट्स स्टेट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज हम जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसके अलावा द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण कौन कौन से पार्ट में आपका जो द्रव्य है रासायनिक रूप से डिवाइड होता है उसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अदर टॉपिक के साथ, पदार्थ वाले टॉपिक के साथ, सब्सटेंस टॉपिक के साथ। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।